हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं हम आज की इस क्लास में। चैप्टर 3 में जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं एक ही क्लास में। क्लास थोड़ा लंबा हो भी सकता है, इसीलिए आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है। तो चैप्टर 3 में हम आपको बता देते हैं कि चैप्टर 3 में आपको क्वेश्चन दिया गया है ILO से रिलेटेड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। आपके सिलेबस में भी ये चीज़ दिया गया है पढ़ने के लिए, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ था। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो क्लास में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, हाउ हैज़ द ILO इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, एक्सप्लेन सिटिंग सुटेबल एग्जाम्पल। इसका कहने का मतलब है ILO ने भारतीय श्रम कानूनों को कैसे प्रभावित किया है, उदाहरण सहित, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। इसमें आपको क्या आंसर लिखना है? इसमें आपको आंसर लिखना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ILO ने भारतीय श्रम कानूनों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका कहने का मतलब है कि ILO ने भारत के श्रम कानूनों को बेहतर बनाने में बड़ी मदद की है। आगे लिखा गया है, ILO द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को भारत ने धीरे धीरे अपनाया और उन्हें अपने कानूनों में शामिल किया। इसका कहने का मतलब है कि ILO जो नियम बनाता है, भारत ने उन्हें धीरे धीरे स्वीकार किया और भारत ने उन नियमों को अपने देश के कानून में बदल दिया। आगे लिखा गया, ILO का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर कार्य परिस्थितियां, उचित वेतन, सुरक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करना है, और यही उद्देश्य भारत के श्रम कानूनों में भी दिखाई देता है। इसका कहने का मतलब है कि ILO चाहता है कि मजदूरों को अच्छा काम का माहौल, सही मजदूरी मिले और सुरक्षा भी मिले। आगे कहने का मतलब है कि भारत के कानून भी अब यही चीज़ें सुनिश्चित करती है। आगे लिखा गया है, एक मिनट। तो भारत में कई महत्वपूर्ण श्रम कानून ILO के सिद्धांतों से प्रभावित है। इसका कहने का मतलब है कि भारत के बहुत से कानून ILO के नियमों से बने हैं। मिनिमम, यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 के माध्यम से श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई, जो ILO के फेयर वेज के सिद्धांत से प्रेरित है। इसका कहने का मतलब है कि इस कानून से मजदूरों को कम से कम तय वेतन मिलना जरूरी हो गया था, और यह कानून ILO के सही मजदूरी वाले विचार से लिया गया है, फेयर वेजेस। इसका कहने का मतलब है कि यह कानून जो है ILO के सही मजदूरी वाले विचार से लिया गया है। आगे लिखा गया है, इसी तरह फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में काम के घंटे, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि इस कानून में काम का समय, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियम बनाए गए। तो इसमें फैक्ट्री एक्ट में क्या होता था कि इसमें काम का समय, स्वास्थ्य और सुरक्षा का नियम बनाया गया था। आगे लिखा गया है, जो ILO के मानक के अनुरूप है। ये नियम जो है ये ILO के बनाए नियमों जैसा ही है। तो कौन सा नियम? तो फैक्ट्री एक्ट, ये जो नियम है ILO के जैसा ही बनाया गया है। चाइल्ड लेबर एक्ट भी ILO के बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों से प्रभावित है। इसका कहने का मतलब है कि बच्चों से काम करवाने के खिलाफ कानून भी ILO से प्रेरित है। चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से जो काम करवाते हैं, तो चाइल्ड लेबर एक्ट भी बनाया गया था। आगे लिखा गया है, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। तो ILO के प्रभाव से भारत में महिलाओं के अधिकारों को भी बढ़ावा मिला है। इसका कहने का मतलब है कि ILO की वजह से महिलाओं को ज़्यादा अधिकार भी मिले हैं, जैसे समान वेतन और मातृ लाभ। इसके अलावा ILO के दबाव और मार्गदर्शन से भारत ने श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की है। इसका कहने का मतलब है कि महिलाओं को समान वेतन तो मिला ही, प्लस में मातृ लाभ भी दिया गया। महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन और मातृ
पितृत्व छुट्टी जैसी सुविधाएं भी दिया गया और भारत ने काम करने की जगह को ज़्यादा सुरक्षित बनाया। जहाँ पे लेबर काम करते थे उस जगह को क्या करते हैं, भारत सुरक्षित जगह बनाता है, सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके मजदूर। तो मजदूरों के लिए पेंशन, बीमा जैसी सुविधा भी शुरू की गई थी और कानून अब मजदूरों के हित में और दयालु हो गया था। कानून नए समय के अनुसार और बेहतर तरीके से काम करने लग गया था और ILO ने भारत के श्रम कानूनों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही लिखना था, ये लॉन्ग में पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द ILO, डिस्कस द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। इसका कहने का मतलब है कि ILO के कन्वेंशन और रिकमेंडेशन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख विषयों पर चर्चा कीजिए। इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने के लिए दो मुख्य साधनों का उपयोग करता है, जिसमें पहला है कन्वेंशन और दूसरा है रिकमेंडेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि ILO दुनिया के श्रमिकों के लिए नियम बनाने के दो तरीके इस्तेमाल करता है, कन्वेंशन और दूसरा रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। तो कन्वेंशन एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है जिसे कोई देश स्वीकार कर लेता है तो उसे अपने देश में कानून बनाकर लागू करना पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि कन्वेंशन एक ऐसा नियम या समझौता है जो देश के बीच होता है। अगर कोई देश इसे मान लेता है तो उसे अपने देश में इसे कानून बनाना जरूरी होता है। इसीलिए कन्वेंशन बाध्यकारी होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कन्वेंशन को मानना जरूरी होता है। अगर आप अपनाते हैं तो इसको मानना जरूरी होगा, अपने देश में इसका नियम लागू करना पड़ेगा। अगर हम दूसरी ओर बात करें रिकमेंडेशन की, तो रिकमेंडेशन केवल सुझाव होते हैं जिन्हें मानना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन ये देशों को दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि रिकमेंडेशन क्या करता है, सिर्फ सलाह देता है, इन्हें मानना जरूरी नहीं होता है और ये देशों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। आगे लिखा गया है कि कन्वेंशन के विषय बहुत व्यापक होते हैं। कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के विषय बहुत व्यापक होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इनके अंदर बहुत सारे मुद्दे भी आते हैं। तो इनमें श्रमिकों के मूल अधिकार जैसे समान वेतन, काम के घंटे, सुरक्षित कार्य, जबरन श्रम का उन्मूलन और आदि शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि ये मजदूरों के जरूरी अधिकार से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सभी को बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, काम का समय सीमित होना चाहिए, काम की जगह सुरक्षित होनी चाहिए और बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए और किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा गया है जबरन काम करवाना, तो किसी से जबरन काम नहीं करवाना चाहिए। आगे लिखा गया सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है इसमें। सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों के अधिकार, ट्रेड यूनियन बनने की स्वतंत्रता और रोजगार के अवसरों से समानता जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं। इसका कहने का मतलब है कि महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा मिलना चाहिए, मजदूर अपनी यूनियन बना सकते हैं और सभी को नौकरी पाने का बराबर मौका मिलना चाहिए। कन्वेंशन और रिकमेंडेशन मिलकर श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों मिलकर के मजदूरों को सुरक्षा देती है। कौन दोनों? तो ये दोनों। आगे लिखा गया है और देशों को बेहतर श्रम नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये देशों को अच्छे कानून बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ द ILO इन क्रिएटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर, हाउ हैव दिस इन्फ्लुएंस लेबर स्टैंडर्ड इन इंडिया।
तो अगला हिंदी में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के निर्माण में भूमिका का वर्णन कीजिए। इनका भारत के श्रम मानकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसमें आपको आंसर लिखना है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका कहने का मतलब है कि ILO दुनिया में श्रमिकों के लिए नियम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के माध्यम से ऐसे नियम और सिद्धांत तय करता है जो दुनिया भर के श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ILO दो तरीका अपनाता है, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन। तो ILO दो तरीके से नियम बनाता है जो दुनिया भर में क्या करता है, तो ये जो नियम है, ये नियम मजदूरों के हक की सुरक्षा करता है। तो हर मजदूर को सही पैसा मिले, काम करने की जगह सुरक्षित हो, सभी को बराबर मौका मिले, मजदूर को बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिले, और यह देशों को मदद और सलाह भी देता है कि नियम कैसे लागू करना है। आगे लिखा गया है ताकि वे इन मानकों को लागू कर सके। इसका कहने का मतलब है कि देश इन नियमों को सही तरीके से लागू कर सके। तो यहाँ तक हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लिखना है भारत पर ILO के मानकों का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका कहने का मतलब है कि भारत के कानून ILO से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो भारत ने ILO के कई नियम को मान लिया है। आगे लिखा गया है और अपने श्रम कानूनों में सुधार किया है। यहाँ पे लिखा गया है सुधार किया है। इसका कहने का मतलब है कि भारत ने अपने कानूनों को बेहतर बनाया है। ये कानून ILO के विचार से बने हैं और मजदूरों की सुरक्षा के कानून भी ILO से आए हैं। आगे लिखा गया उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। बाल श्रम निषेध कानून श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े नियम प्रभावी से बने हैं। इसके अलावा कार्य के घंटे सीमित करना और मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू भी करना ILO से मानक प्रभावित हुए। तो ये सब जो नियम बनाया गया, ये सब जो सुधार किया गया, ये सब ILO से प्रभावित है। आगे लिखा गया है ILO के कारण भारत में जागरूकता बढ़ी है। इसका कहने का मतलब है कि लोग अब अपने अधिकार के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ILO की वजह से ही क्या हुआ कि भारत में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता बढ़ चुका था और श्रम कानून अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बने हैं। इसका कहने का मतलब है कानून अब बेहतर तरीके से काम करती है। ILO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानक स्थापित किए हैं, यानी इसने पूरी दुनिया के लिए नियम बनाए हैं और इससे भारत में मजदूरों की हालत बेहतर हुई है। ILO ने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते चलना है। तो अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे जान लेना है कि ये क्या है। तो आपको लिखना है कि ILO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और यह बाद में यूनाइटेड नेशन का एक विशेष अंग बन गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना है और उन्हें उचित वेतन प्रदान करवाना और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रोवाइड करवाना ही इनका उद्देश्य है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। और यह दुनिया भर में श्रम से जुड़े नियम और मानक तय करता है। तो आई होप कि आपको ILO समझ में आ गया होगा कि ILO क्या चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य क्या है? तो ILO के मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर जीवन और कार्य परिस्थिति प्रदान करना है। यह उचित वेतन सुनिश्चित करने, काम के घंटे को निर्धारित करने और बाल श्रम और जबरन श्रम को समाप्त करने तथा महिलाओं और पुरुष को समान अवसर देने पर जोर देता है। तो ILO क्या करता है? इन सभी चीज़ों पर ध्यान देता है, इन सभी चीज़ों पे जोर देता है। इसके अलावा यह सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा को भी बढ़ावा देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट
इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ILO ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महत्व क्या है? वही बात, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको इसका, एक बार हम रीड कर देते हैं। तो ILO का महत्व इस बात में है कि यह पूरे विश्व में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें शोषण से बचाता है। यह देश को बेहतर श्रम कानून बनाने में मदद करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान श्रम मानकों को स्थापित करता है। तो इसके कारण श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण, उचित वेतन और सम्मानजनक जीवन मिल पाता है। तो ILO की वजह से ही श्रमिक का कंडीशन आज बिल्कुल भी ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है, ILO के मुख्य कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करना, सदस्य देशों को सलाह देना और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना और कार्य की बेहतर परिस्थिति सुनिश्चित करना शामिल है। तो ये सब कार्य किसका है? तो ये सब कार्य है ILO का। तो ILO ये सब काम करता है। कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के माध्यम से नियम बनाता है और देश को उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो इसके अलावा ILO क्या करता है? प्रशिक्षण और शोध कार्य भी करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संगठनात्मक रचना क्या है? अब आपको इसके बारे में जानना है कि ILO की संरचना 3 मुख्य अंगों से मिलकर के बनी हुई है। पहला है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, दूसरा है गवर्निंग बॉडी और तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इसका कहने का मतलब है कि ILO 3 बड़े हिस्सों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, एक मिनट, हाँ ये, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह ILO की सबसे बड़ी बैठक होती है जहां सभी सदस्य देश मिलकर के नियम और नीतियां बनाती है। गवर्निंग बॉडी का यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि यह एक छोटी समिति होती है जो ILO के कामों को चलाती है और फैसले लेने में मदद भी करती है। तो अब हम तीसरा का बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इसका कहने का मतलब है कि यह क्या करती है? यह ILO का कार्यालय यानी ऑफिस है। ILO का ऑफिस है जहां से सारे प्रशासनिक और रोजमर्रा के काम होते हैं, यानी डेली बेसिस पे जो भी काम होता है वो यहीं पे होता है। ये क्या है? ILO का ऑफिस है। आगे लिखा गया है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें तीनों पक्ष शामिल होते हैं, सरकार भी, मालिक भी और मजदूर भी, ये तीनों लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसे त्रिपक्षीय संरचना कहा जाता है, यानी ट्रिपार्टाइट सिस्टम भी कहा जाता है इसको। मतलब तीनों मिलकर काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपार्टाइट सिस्टम। यह संरचना निर्णय लेने को सुनिश्चित, संतुलित और प्रभावी बनाती है। इसका कहने का मतलब है कि इससे फैसला सही और सबके हित में होते हैं क्योंकि हर पक्ष की बात सुनी जाती है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में क्या अंतर है? तो कन्वेंशन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं जिन्हें कोई देश स्वीकार कर ले तो उसे कानून बना करके लागू करना पड़ता है, इसीलिए ये बाध्यकारी होते हैं। जबकि अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो रिकमेंडेशन क्या करता है? केवल सुझाव देता है, इसकी बात मानना जरूरी नहीं होता है। कोई भी फोर्स नहीं डाला जाता है कि आपको बात मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई फोर्स नहीं डाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन कानून जैसे होते हैं जबकि रिकमेंडेशन मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो कन्वेंशन क्या है? वो कानून का जैसा है, अगर आप उसको अपनाते हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, कानून बना करके लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है कि ये सिर्फ आपको सलाह देता है, सुझाव देता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सलाह देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन।
भारतीय श्रम कानूनों पर ILO के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ILO का भारतीय श्रम कानूनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके सिद्धांतों के आधार पर भारत ने न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे, श्रमिक सुरक्षा और बाल श्रम निषेध से जुड़े कानून बनाए हैं। तो ये सभी चीज़ों से रिलेटेड भारत में कानून बना है। इससे भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें अधिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हुई है। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत की श्रमिकों की स्थिति में सुधार आया है। तो इतना लिखना था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। बस इतना छोटा छोटा आपको नहीं लिखना है, इससे भी और ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा BA में, उसके बाद ही आपका अच्छा नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेना है और गूगल से सर्च करके इसमें और भी लिख लेना है। कम से कम 4 से 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पर आपको छोटा मोटा बस टॉपिक समझा दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि विच रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया लेबर लॉ। ILO की कौन सी सिफारिशें भारत के श्रम कानूनों में शामिल की गई है। तो ILO की कई सिफारिश भारत के श्रम कानूनों में शामिल की गई है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे की सीमा और श्रमिकों की सुरक्षा, बाल श्रम पर रोक, समान वेतन और महिलाओं के अधिकार। तो ये सब शामिल किया गया है। तो इन सिफारिशों के कारण भारत में श्रम कानून अधिक प्रभावी और श्रमिकों के हित में बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आपको इतना ही लिखना था। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर था लॉन्ग में और शॉर्ट में, जितना भी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 3 आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कल करेंगे चैप्टर 4। तो क्लास आपका रेगुलर चलेगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट में बता देना है। तो जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। तो आप लोग का कुछ क्वेश्चन भी था, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना है। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। क्लास रेगुलर चलेगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है।